अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। माली साल 2025-2026 का बजट बज़ाहिर IMF के $7 अरब के दूसरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने की एक कोशिश लगता है। माहिरीन माशियात समझते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जिन बुनियादी इस्लाहात की अशद जरूरत थी वो बजट में कहीं नजर नहीं आती। एक तरफ तनख्वाहदार तबके को मामूली सा रिलीफ देकर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन लेवी लगाकर हुकूमत ने आम आदमी के लिए हिसाब बराबर कर दिया है। इस बजट में ना मजदूर की बुनियादी आमदन को बढ़ाया गया और ना ही IPPs जैसे सफेद हाथियों से छुटकारे की कोई बात की गई। 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का बोझ भी गरीब अवाम पर डालकर अशराफिया को 6000 अरब रुपए की टैक्स छूट दे दी गई। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हुकूमत IT सेक्टर से $25 बिलियन की एक्सपोर्ट यानी कि $25 अरब की बरामदात की ख्वाह है, उसने IT सेक्टर के लिए क्या मराहत रखी है। क्योंकि ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर टैक्स लागू करके हुकूमत ने इस शोबे में हिजान की कैफियत बर्पा कर दी है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का कहना था कि अगर टैक्स महसूलात का इन्फोर्समेंट से भी पूरा ना हुआ तो फिर कोई इजाफी इकदाम लेना पड़ेंगे। हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। जब हम पार्लियामान में जाएंगे मेरी उनसे यही गुजारिश होगी, जो हमें इनेबलिंग लेजिस्लेशन चाहिए उसमें आप हमारी मदद करें ताकि हमें एडिशनल मेजर्स ना लेने जाएं। एडिशनल मेजर्स यानी कि इजाफी इकदामात से क्या मुराद मिनी बजट है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर साहिब हैसियत लोगों ने टैक्स अदा ना किया तो मजीद टैक्सेस का बोझ आम अवाम पर ही डाल दिया जाएगा? वजीर खजाना साहब के मुताबिक हुकूमत अवाम को जो कुछ दे रही है वो कर्ज लेकर दे रही है, मगर शायद कर्ज का ये रुपया अवाम की सतह तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हुकूमत तो नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा करने का वजन भी प्राइवेट सेक्टर पर डाल रही है। जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है? आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। ये ना आप बात करें कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। जहां एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ्द आलमी सतह पर कामयाबियां बटोर रहा है, वहीं मकामी सतह पर सियासी इख्तलाफात की वजह से एतमाद की फिजा ताहाल पैदा नहीं हो पा रही। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बायस मौखर कर दी गई, जबकि अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहब हैं कि इमरान खान का केस सितंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आइंदा अगर किसी ने कहा कि इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं तो मैं उसका नाम लेकर बताऊंगी। महीने के आखिर में इन्होंने कहना छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इमरान खान सितंबर से पहले उसका केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। आइंदा अगर किसी ने आके कहा मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की। उधर तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में 14 जून को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज में शामिल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जो भी दुनिया के किसी कोने से इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है हम उनके साथ हैं। ये लोग आपको वहां गोलियां नहीं मार सकते। अब इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है हम उसके साथ हैं। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहाँ से, हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने अमेरिका में एहतजाज से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए कहा है कि PTI की तरफ से कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। बाहर ममालिक में लोग जो कुछ करते हैं वो उनकी मर्जी है। नहीं, देखिए PTI ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना PTI करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं ये उनकी अपनी मर्जी होती है। PTI की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज ऐसी गई है और ना ही PTI ने किसी को कहा है कि कोई एहतजाज करे। बिलाल अजहर कियानी साहब जॉइंस अस नाउ, स्टेट मिनिस्टर हैं आप रेलवेज के, और बिलाल साहब से ही गुफ्तगू करेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब आप लोग ने मौजूदा हुकूमत का ये दूसरा बजट है पेश किया गया। लाइक आई सेड ऑपोजिशन कहती है गरीब मुकाऊ बजट है, लेकिन आपके अपने इत्तेहादी ऑल्दो वो कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमसे मशावरत नहीं की गई, वो कहते हैं कि ये IMF का बजट था। आप जरूर बताएंगे कि हुकूमत ने बहरहाल इसको क्या नाम दिया इस बजट का, और जहां पर मैंने ये भी मेंशन किया कि एक तरफ आप
तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में आप रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ वही तनख्वाहदार तबका अगले 1 साल के दौरान 22 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी भी भरेगा, जो कि अभी अराउंड कोई 78 रुपीज है, और जिसको बतदरीज आपने 100 रुपए पे लेकर जाना है। 2.5 रुपए वो कार्बन लेवी भी उस पर अप्लाई होगा। तो ये रिलीफ आप मतलब ये किस तरह से ये चीज अब जस्टिफाई होगी बिलाल साहब विद एडिशनल 600 बिलियन टैक्सेस? जी देखिए अलीना साहबा, आपने कहा ना जिस तरह के, एक तो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, आपने जिक्र किया कि इस हुकूमत के दौरान हमारा दूसरा बजट है। जो पहला पिछले साल बजट था, आपको याद होगा जब ये बजट पेश हुआ था, तो उससे पहले तो हुकूमत भी जब हमने बनाई थी तो एक जमात ने तो बिलखसूस हुकूमत लेने की बात करने से ही गुरेज कर दिया था, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि महंगाई की शरह इतनी ऊंची है, मुआशी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि ये तो हुकूमत जो भी लेगा वो अपने वज़न तले गिर जाएगा, मुआशी वज़न तले गिर जाएगा। मगर हमने एक बजट भी पेश किया, हमने IMF का प्रोग्राम भी एग्री किया, हमने वो IMF का प्रोग्राम चलाया भी, हम महंगाई को काबू में भी लेकर आए। जो एक वक्त में 38% महंगाई छू रही थी, जो 24-26% तक थी गालिबन जब हमने हुकूमत संभाली, और उसको हम 0.4% तक भी लेकर आए। हमने इसी साल के अंदर बिजली के नर्ख भी कम किए, मगर साथ ही साथ हमने IMF का प्रोग्राम भी चलाया। हमने वो रिफॉर्म्स के भी काम स्टार्ट किया जिसकी मुल्क को ज़रूरत थी, और हमने अपने प्राइमरी सरप्लस के भी टारगेट को अचीव किया। लोगों ने कहा था कि बड़ा अनरियलिस्टिक बजट है, ये तो मिनी बजट इस साल आएगा ही आएगा, एक नहीं आएगा 2 आएंगे। मुझे ऐसे जुमले भी याद हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिनी बजट भी नहीं आया। और हमने अपने बुनियादी अहदाफ इस तरीके से पूरे किए कि भारत की कोशिशों के बावजूद भी IMF के बोर्ड अप्रूवल बढ़ती जारियत के दौरान वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए, और रेटिंग्स एजेंसीज चाहे वो मूडीज़ हो या फिच हो, उन सब ने इसको तस्लीम किया। तो हमने और उसी ही साल में एट द सेम टाइम चादर देख कर पाँव फैलाते हुए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 460 अरब से 592 अरब रुपए किया था, जिससे 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलती है, जिसको सब तस्लीम करते हैं कि ये सबसे मुस्तहिक खानदान हैं और ये सर्टिफाइड हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से। और उस बजट को हमने अब मौजूदा साल में 592 अरब से 716 अरब रुपए पर लेके गए हैं, जो 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को, अफराद को नहीं, 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को मिलते हैं। तो देखिए सैलरी क्लास के लिए भी हमने उसमें हमने इंश्योर किया है कि जितनी रिडक्शन अभी हालात को मद्देनजर रखते हुए, हम चाहते थे इससे ज़्यादा भी मुमकिन हो सकती हो, मगर हमने जितना मुमकिन था उस हद तक हमने इंश्योर किया कि हर तनख्वाहदार तबके को, चाहे वो 50,000 महीने के कमाने वाले हों, लाख वाले हों, 1.5 वाले हों, 2 वाले हों, सबको कुछ ना कुछ कमी ज़रूर महसूस हो जी। राइट, बट बिलाल साहब आप आ जाइए आगे। आज वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर ख़जाना से सवाल भी हुआ कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो 10% बढ़ाई गई है, वेयर एज ऑन द अदर साइड, क्योंकि आज फाइनेंस मिनिस्टर खुद के ये बात कह रहे थे कि हम जो कुछ दे रहे हैं वो हम कर्जा लेके दे रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो कर्जा लेकर कर रहे हैं, वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को आप 10% का रेज देते हैं, आप वेयर एज स्पीकर कौमी असेंबली, आप चेयरमैन सेनेट को 600% तक का इजाफा देते हैं उनकी तनख्वाहों में। व्हाई इज इट सो डिसप्रोपोर्शनेट? एक तो अलीना साहिबा देखिए, जो पार्लियामेंटेरियंस या स्पीकर या चेयरमैन सेनेट का मामला है, ये भी आप ध्यान में रखिए कि मेरा ख्याल से जी इट हैड बीन फ्रोजन फॉर अ डेकेड। तो आप तो अगर तो उस तवातुर से या एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज उस तरह रहा होता जिस तरह सरकारी मुलाजमीन का था, तो फिर एक अलग बात थी सर। तो लेकिन एकदम से इन हालात में जब हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 2.68% हो, एक मईशत जो है वो तरक्की ना कर रही हो, उसकी रफ्तार नजर आ रही हो, 2.5% हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हो, हम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो मीट ना कर पा रहे हो, हमारी 45% आबादी जो है वो सतह गुर्बत के नीचे रह रही हो, इसमें चेयरमैन सेनेट साहब और स्पीकर कौमी असेंबली वो वाकिफ चाहते हैं कि 600% उनकी तनख्वाह में इजाफा, उनको पर्क्स और प्रिविलेजेस मिले? जी देखिए, ये तो पार्लियामेंट बता सकेगी जी, मगर देखिए बात ये है अलीना साहिबा कि मैं आज यकीनन ये चाहूँगा कि आप जब इस पर बिल्कुल आप बहस करें और आपका हक है, मगर यकीनन फिर साथ ही साथ पार्लियामेंटेरियंस और स्पीकर सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट के साथ ये ज़रूर साथ बताइएगा कि जजेस की तनख्वाहें आज भी उनसे ज़्यादा हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाहें आज भी उनसे ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल से अक्सरियती TV एंकर्स की भी तनख्वाहें उनसे ज़्यादा ही हैं। तो बाकी जो आपने बात की है जी, आप बिल्कुल उसके ऊपर करें, मगर फिर मेरी ये गुजारिश होगी कि इसको कंटेक्चुअलाइज ज़रूर करें। इतने फ़ीसद इजाफे के बजाय ये भी बताइए कि वो तनख्वाह कितनी बनती है, और बाकी तनख्वाहों से बशमूल TV एंकर्स वो क्या, और जजेस एंड सिविल सर्वेंट्स वो क्या कंपैरिजन बनते हैं। सर ये हुकूमत में है आप जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी अवाम कुर्बानियाँ दे रही हैं और जो अशराफिया है वो
क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये सबसे सवाल होना चाहिए। कहानी बिलाल कियानी साहब इधर खत्म भी नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी जब बजट सुना जाता है कि 72 करोड़ से बढ़ाकर उसे 86 करोड़ कर दिया जाता है, और पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, वजीर आजम के जो सिर्फ बागीचा है उसके लिए 4.25 करोड़ जो है रुपए का बजट रखा जाए, तो एक तरफ तो हुकूमत हमें ये कह रही है कि हमें अपना खर्चा कम करना है, अवाम कुर्बानी दे रही है, और दूसरी तरफ हमें ये अखराजात भी नजर आए, तो हमारी क्या वाकई आज वो वजीर खजाना जिस तरह का, ये क्या इकोनॉमिक्स है कि हम कर्जे ले रहे हैं, और हम कर्जा लेने वाला मुल्क है, जो हमें अदायगियां भी जब करनी है तो हमने कर्जा लेकर ही करनी है। अलिया साहिबा, बात ये है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आपको बागीचों की बातें आई हैं। अगर तो यही बातें ही रह गई हैं ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे हमने मेरे ख्याल से 900 अरब रुपए में अपनी हुकूमती सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस में पिछले साल बचाए, महंगाई काबू करके। उसके अलावा हमने पेंशन के अखराजात कम किए, हमने सब्सिडीज़ कम की 100 अरब रुपए में। तो आपको अगर वो परफॉर्मेंस के बजाय अगर आपको इसी तरह कोई आपने एक हेड यहाँ पर ढूंढना है, वहाँ पर ढूंढना है, तो हम इस पे बात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने देखा है जिस तरह की ऑस्टेरिटी वो इंश्योर करते हैं अपने ऑफिस में भी, अदरवाइज ना वो तनख्वाह लेते हैं, और वो सारी अपनी कैबिनेट में भी इंश्योर करते हैं जहाँ पे भी पॉसिबल होता है। तो आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ व्हाट यू सेड, दिस कैन बी चेक, बट हमारी द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। हमने इस साल अखराजात काबू में किए, तो फिर ही हमने अपना प्राइमरी सरप्लस टारगेट अचीव किया, और आगे भी ऑस्टेरिटी और उसके अंदर एक्सपेंस रिडक्शन इसका मेजर हिस्सा है। और इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि इसी तरह जिस तरह इस साल हमने अपने हदफ पूरा किया, वो भी आगे भी करेंगे। देखिए मेन बात इस साल हमने कौन सा हदफ पूरा किया है मैं आपसे अगला सवाल यही करना चाहती हूँ कि हम 4.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए सेट किया है। हम अभी 2.68% तक पे हैं, एंड अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 3.6%। इस जो हम 3% भी रखकर हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट, वो आपको क्या लगता है कि हम 4% अचीव कर पाएंगे? और जो कि हमें एवरेज इन्फ्लेशन भी हम देख रहे हैं लास्ट 3 इयर्स की 1%। सर मैंने आपको पहले बताया कि हदफ किस तरह पूरा किया, मगर मेरे ख्याल से क्योंकि आपकी वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं, नहीं सर, आई डोंट फॉलो एनी स्क्रिप्ट, आई एम आस्किंग यू। नहीं, अब मुझे जी नहीं, वो आपके प्रोड्यूसर के साथ आपने बनाई होगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर जॉब इज टू ट्राई एंड अटैक द बजट एंड आल्सो ट्राई एंड गेट सम व्यूज। माय जॉब इज टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट सर। Allow me to comment. नहीं, you're questioning and I'm commenting on it. We both have that right, so I'm exercising my right. देखिए बात ये लीना साहिबा कि आपका क्या ख्याल है कि इस सारी एंटागनिस्टिक माहौल में, मुआशी मुश्किलात में, क्या IMF का एक प्रोग्राम और बोर्ड अप्रूवल मिनी बजट लाए बगैर हमने क्या इस तरह कोई भी हदफ पूरे किए बगैर हमने इसको अचीव कर लिया है? आपने क्या माजी के अंदर PTI की गवर्नमेंट के अंदर IMF के प्रोग्राम डिरेल होते हुए और उसमें अहदाफ को मीट करने में फेल करते हुए और फिर उसको ही सबोटाज करते हुए आपने हुकूमतों को नहीं देखा? हमने इन हालात के अंदर ये इंश्योर किया कि हम अपने अहदाफ पूरे करें। हमारे टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था उसमें जो शॉर्टफॉल आया, हमने उसको फिर अचीव किया अपने एक्सपेंडिचर कट्स करके। हमने प्राइमरी बैलेंस का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट्स अचीव किए, हमने ये करके दिखाए। और उसी टाइम पर जब ये ऑस्टेरिटी हो रही थी, जब ये अखराजात पर काबू पाया जा रहा था, जब ये खसारे जा रहे थे, तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाए जा रहे थे, करंट अकाउंट सरप्लस भी बढ़ाया जा रहा था, महंगाई की शरह भी काबू में लाई जा रही थी, बिजली के नर्क भी कम किए जा रहे थे, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी लाई जा रही थी। ये सब इस गवर्नमेंट ने अचीव किया है। और पहले एक साल में आपने टेक ओवर किया है। आई एग्री बिलाल साहब, आपने मुश्किल हालात में टेक ओवर किया है। हमने ये अहदाफ पूरे किए हैं। डायरेक्टली आंसर योर क्वेश्चन, हमने ये अहदाफ पूरे किए हैं। जी, लेकिन मेरा सवाल, मैं सवाल आपसे, अहदाफ हमने पूरे किए। आपने कहा कौन सा किया, मैंने आपको बताया कौन सा किया। जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से मैं पूछ रही हूँ कि आप अब सर्टेन जो टारगेट सेट कर रहे हैं, अब सरकारी आदादोशुमार की तो क्रेडिबिलिटी पे आपको पता है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऑलरेडी सवाल उठाए जा रहे हैं रिपोर्टर्स की तरफ से। सवाल भी वैलिड है कि पहले 3 क्वार्टर्स में हमारी माशी ग्रोथ जो है वो 1.5 से 2.5% जो है वो ऑन एवरेज बताई जा रही होती है, और जो ऑन गोइंग हमारा जो लास्ट क्वार्टर है उसमें 5.6% तक पे हम एकदम से कैसे एक प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं? ये देखिए बात ये अलीना साहिबा, ये तो पहले 3 क्वार्टर्स के फिगर्स आ जाते हैं। चौथे का एक तरीक़ाकार है जी, PBS की एक मेथडोलॉजी है, और इसको फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसमें 4 सूबे भी मौजूद होते हैं, वो सब इस फिगर को अप्रूव करते हैं, और बाद में फिर एक्चुअल फिगर्स की बुनियाद पर 4th क्वार्टर की इसमें रिविजन्स भी आ जाती हैं। तो उसमें अगर कोई ऊंच नीच होगी वो बाद में नज़र भी आ जाएगी। मगर देखिए मेरे लिए GDP ग्रोथ वॉज नेवर द प्राइमरी चैलेंज फॉर दिस ईयर। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वॉज टू इंश्योर कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो, टू इंश्योर कि हमारे रिफॉर्म्स जो हमारी मईशत की ज़रूरत है उसका काम चल पड़े, टू इंश्योर कि इन मुश्किल हालात में भी जो रिलीफ दिया जा सकता है वो दिया जाए।
टू इंश्योर कि हमारी एक अनसर्टेनिटी जो थी वो रिमूव हो और एक सर्टन इकोनॉमिक पॉलिसी आपको नजर आए। इस साल अब हम जहां पर खड़े हैं यहां से आगे ग्रोथ की तरफ जाना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमने अचीव की है इसको भी कंसोलिडेट करना और ग्रोथ की तरफ जाना आगे मकसूद है। मगर अगेन सिर्फ 4.2% ग्रोथ इटसेल्फ, सिर्फ कंजम्पशन लेड ग्रोथ अचीव करना काफी नहीं है। जिस तरीके से हम उस ग्रोथ की तरफ जाते हैं बड़ा जरूरी है टू इंश्योर कि वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, ताकि आपकी जब मईशत में ग्रोथ आए तो साथ ही एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। लास्ट में आपसे जरूर सवाल मैं करना चाहूंगी और एक सियासी सवाल जरूर करना चाहूंगी। ऑपोजिशन बार बार इस बात को उठा रही है कि आपने अपने सियासी मुखालिफ का जो है वो पंखा जेल में बंद कर दिया है। वो एसी बंद करने की बात करते थे बिलाल साहब, आप लोगों ने इस गर्मी में उनका पंखा बंद कर दिया साबिक वजीर आजम का। देखिए जी, फ्रैंकली जी, नॉट माय फोकस। मगर कोई भी कैदी हो, वो हो कोई और हो, उसको जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनकी चीज़ें उनका हक बनता है उनको मिल जानी चाहिए। मगर मैं साथ साथ ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि अपोजिशन को कि जहाँ पे वो पंखों की बात करें तो वहाँ पे बजट के दिन किताबें ज़ोर ज़ोर से पटकने के बजाय मेज़ पर बैठ के तकरीर सुन लें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बेशक करना है, कंस्ट्रक्टिव करें, उसके ऊपर बताएं कि क्या खामियां हैं, उसके ऊपर बात करें, किताबें ना पटखें और कोई कंस्ट्रक्टिव और संजीदा किरदार कौमी असेंबली में और सेनेट में अदा करें। थैंक यू सो मच बिलाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर योर व्यूज। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ